नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेचर व्यू में। मैं मुकेश। मैं फिलहाल आया हूँ नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं उनमें से एक मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर। तो आज अपन एक्सप्लोर करेंगे लोकल शिलोंग को। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का सफ़र। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिलोंग के सबसे पास का रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है, जो असम राज्य की राजधानी है। गुवाहाटी से आगे शिलोंग जाने के लिए हमें बाई रोड ही जाना होता है, जिसके लिए रेलवे स्टेशन के पास से ही लोकल टैक्सियाँ लगती हैं। यहाँ से आप टैक्सी पर्सनल या शेयर में लेके जा सकते हैं। पर्सनल में किराया होता है 3000 रुपये और शेयर में जाने पर किराया होता है 600 रुपये। गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी 100 किलोमीटर की है और इसे तय करने में हमें 3 घंटे का समय लगेगा। आधी दूरी तय करने के बाद में गाड़ियाँ रास्ते के अंदर चाय नाश्ते के लिए रुकती हैं। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हम अपने आगे के सफ़र के लिए बढ़ते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उनम्यांग लेक आ जाता है, जो गुवाहाटी शिलोंग हाईवे पर ही है। ये लेक शिलोंग से 10 से 15 किलोमीटर पहले ही है और लगभग सभी गाड़ियाँ इसी रूट से जाती हैं। उनम्यांग लेक पहुँचते ही मेघालय की खूबसूरती शुरू हो जाती है और यहीं से थोड़ा आगे चलने के बाद ही शिलोंग सिटी शुरू हो जाता है। गुवाहाटी से शिलोंग के रोड की बात करें तो बहुत ही अच्छी रोड है और डबल रोड है। फाइनली शाम को 5 बजे हम पहुंच चुके हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग। अब करेंगे यहाँ पर शिलोंग की घुमाई। तो चलते हैं और घूमते हैं, देखते हैं क्या होता है शिलोंग में, क्या देखते हैं। बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो, करते रहिए मज़े। ये शिलोंग का माल रोड है, इसे पुलिस बाज़ार बोलते हैं। शाम के समय माल रोड पर काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पर आपको रहने के लिए होटल, खाने पीने के रेस्टोरेंट और शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं। कुछ टाइम यहाँ पर बिताने के बाद मैं कल घूमने के लिए लोकल टैक्सी बुक कर लेता हूँ। ये अपनी कैब अब 3 दिन के लिए अपनी यही सवारी होने वाली है। तो सुबह सुबह हम अपनी गाड़ी लेके शिलोंग के आसपास के साइट सीन के लिए चले जाते हैं। मेन सिटी से थोड़ी ही दूर चलने के बाद मैं आज की अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता हूं, जो है यहाँ का टी फार्म। जैसे ही आप फार्म के अंदर जाते हैं, सबसे पहले टिकट काउंटर मिल जाता है। यहाँ पर 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगता है, जिसके अंदर आप टी गार्डन घूम सकते हैं और यहाँ पर चाय के बागानों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी चाय के पौधों की हार्वेस्टिंग चल रही है और इस गार्डन को मेघालय गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। मैं जब यहाँ आया तो देखा कि यहाँ पर बहुत से वर्कर लगे हुए हैं जो चाय की पत्तियों को एकत्रित कर रहे हैं। चाय की खेती आमतौर पर बीज या तैयार पौधों से की जाती है। पौधों को एक लाइन में लगाया जाता है और सभी पौधों के बीच में एक उचित दूरी छोड़ी जाती है। चाय की खेती सीढ़ीनुमा होती है, इसमें पानी बहते हुए रहना चाहिए और पानी कहीं पर रुकना भी नहीं चाहिए। ये छोटे नए पौधे हैं जो अभी अभी लगाए हैं, इनको तैयार होने में भी टाइम लगेगा। और ये पास में बड़े पेड़ हैं जो तैयार हो चुके हैं। फोटो वीडियो बनाने और ग्रीनरी देखने के लिए चाय के बागान सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। कुछ देर यहाँ घूमने के बाद मैं वापस अपनी गाड़ी लेके अपने अगले स्पॉट पे चला जाता हूँ, जो कि है एलिफेंटा फॉल्स। दोस्तों, यहाँ लगी इस प्लेट पर एलिफेंट फॉल्स के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस जगह का नाम अंग्रेज़ों ने यहाँ मौजूद हाथी के आकार की एक चट्टान को देख कर रखा था। हालांकि 1897 के अंदर एक भूकंप आया था, उसके अंदर वो चट्टान नष्ट हो गई, लेकिन एलिफेंट फॉल्स नाम आज भी कायम है। इस वाटरफॉल को यहाँ की लोकल भाषा के अंदर का खासिदला पतंग बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि 3 चरणों में बहने वाला झरना, क्योंकि यहाँ पर पानी 3 अलग अलग चट्टानों से होकर नीचे आता है। इन तीनों चट्टानों से बहते हुए झरने को देखने के लिए हमें ऊपर से पूरा नीचे तक सीढ़ियों से जाना होता है। ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एलिफेंट फॉल्स शिलोंग की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध जगहों में से एक है। जैसे ही मैं सीढ़ियों से होकर नीचे आता हूँ तो सामने चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों के बीच में बहता हुआ पानी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। मानसून के अंदर इन वाटरफॉल में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तब ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ पर घूमने में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। बाकी यहाँ पर खूबसूरत सी मार्केट भी बनी हुई है, जिसके अंदर आपको हैंडमेड आइटम मिल जाते हैं। इस वाटरफॉल को देखने के लिए 50 रुपये पर पर्सन का टिकट लगता है और ये जगह शिलोंग शहर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत और अच्छे रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पर वाटरफॉल की खूबसूरती को निहारते हुए खाने का आनंद ले सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद मैं अपने अगले स्पॉट के लिए निकल जाता हूँ, जो है एयरफोर्स म्यूजियम। ये दोनों ही जगह पास पास में ही हैं। एयरफोर्स म्यूजियम में आने के लिए आपको पूरा सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है और यहाँ पर 40 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। म्यूजियम देखने के लिए आपको सेपरेट आईडी कार्ड दिया जाता है। जितनी देर तक आप अंदर रहते हैं ये पहनना रहता है। जब आप वापस जाते हैं तो ये जमा कर लिया जाता है। यह म्यूजियम अपर शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स के ईस्टर्न एयर कमांड परिसर में स्थित है और इसका उद्घाटन 15 अप्रैल 2004 को हुआ था। यह है जेट इंजन। जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर पुराने जो एयरक्राफ्ट हैं, जो पुराने हो गए हैं या फिर जो दुर्घटना में ख़राब हो गए थे, वो रखे हुए हैं। इसके अलावा म्यूजियम के अंदर जो एयरफोर्स में काम करने के लिए सैनिकों की वर्दियाँ वगैरह हैं, जो इक्विपमेंट काम में आते हैं, मिसाइल बम वगैरह जो भी आते हैं, वो सब यहाँ पर रखे गए हैं। एयरफोर्स म्यूजियम काफ़ी अच्छी और जानकारी वाली जगह है। यहाँ पर आपको एयरफोर्स से जुड़ी हुई लगभग सभी जानकारियाँ मिल जाती हैं। म्यूजियम देखने के बाद मैं गाड़ी लेके अपने अगले स्पॉट के लिए चला जाता हूँ। यहाँ से पूरे शिलोंग शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पर जाने के लिए दूसरी गाड़ी हायर करनी पड़ती है, जिसमें 200 रुपये गाड़ी के और 50 रुपये पर पर्सन टिकट लगता है। ये है शिलोंग का व्यू पॉइंट। यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। शिलोंग व्यू पॉइंट आने के लिए एयरफोर्स एरिया के अंदर से गुजरना होता है, जहाँ पर इंटर होने के लिए आपके पास आपकी सेपरेट आईडी होनी चाहिए और रास्ते के अंदर कहीं वीडियो शूटिंग की परमिशन नहीं रहती है। शिलोंग पीक शिलोंग के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है और यहाँ से आसपास के पहाड़ी क्षेत्र और शिलोंग शहर का पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से दिखाई देने वाला नज़ारा काफ़ी शानदार होता है। यहाँ पर छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है। आप खाते पीते शहर के व्यू का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेघालय एक हिल एरिया वाला स्टेट है, लेकिन यहाँ की पहाड़ियाँ ऐसे लगती हैं जैसे फ्लैट मैदान हो। यहाँ पर आप जिधर से भी जाते हैं आपको चारों तरफ ग्रीनरी और पहाड़ों के अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर के अंदर पिकनिक स्पॉट देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाते हैं सारियान व्यू पॉइंट। यहाँ से 30 रुपये का एंट्री टिकट लेके आगे व्यू पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। मेघालय के अंदर आप जिस भी स्पॉट पे जाते हैं वहाँ पे आपको हर जगह पे टिकट देनी पड़ती है। यह पूरा पैसा यहाँ के रीडेवलपमेंट और साफ सफाई पर खर्च किया जाता है। सारियान व्यू पॉइंट एक वैली है जो दो बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच के अंदर है और यहाँ दोनों पहाड़ियों के बीच से नीचे से एक नदी गुजरती है, लेकिन अगर मौसम साफ हो तभी वह चीज़ दिखाई देती है। मेघालय के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये एक हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है, तो यहाँ पर कभी भी बादल आ जाते हैं। यहाँ पर आपको हर 15 से 20 मिनट के अंदर मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। कभी कभार बहुत ज़्यादा बादल आ जाते हैं तो कभी बारिश आ जाती है और अगले ही पल में पूरा मौसम साफ हो जाता है। यहाँ पर अगर मौसम ने साथ दिया तो साथ ही साथ पहाड़ों से काफ़ी सारे वाटरफॉल बहते हुए दिखाई देंगे। कुछ देर पहले यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ था। मेरे को यहाँ आए हुए 15 से 20 मिनट ही हुए हैं और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर चारों ओर बादल ही बादल हो गए हैं। मेघालय के अंदर मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी यहाँ की चाय। मैंने इतनी जगहों पे चाय पी है, हर जगह की मेरे को बेस्ट लगी है। बाकी फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर घूमने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। वैसे तो पूरा मेघालय ही खूबसूरत स्टेट है। यहाँ के रास्ते उससे भी सुंदर हैं तो व्यू पॉइंट और भी अच्छे हैं। यहाँ पर किसी भी जगह पे आप चले जाते हैं या रास्ते के अंदर होते हैं तो आपको उस जगह को छोड़ने का मन ही नहीं करता।
हर जगह पे आपको इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। और रोड कंडीशन की बात करें तो हर एरिया के अंदर बहुत ही अच्छे और शानदार रोड बने हुए हैं। मेघालय के अंदर आप शेयरिंग के साधन से नहीं घूम सकते हैं, या तो आपका अपना खुद का साधन हो या फिर किराए की गाड़ी लेके, या गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते तो स्कूटी या बाइक लेके घूम सकते हैं। मेघालय बहुत ही शांत और सुकून देने वाला स्टेट है। बाकी यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको कोई मना नहीं करेगा। तो मैं अभी आ गया हूँ अपने अगले स्पॉट पर। ये यहाँ की एक लोकल और छोटी नदी है जिसके अंदर बहुत ही साफ पानी आता है। इस जगह का नाम है करदम कला रिवर। ये यहाँ की एक लोकल नदी है जिसके अंदर आसपास की पहाड़ियों से पानी आता है। चारों ओर यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ियाँ और बीच के अंदर एक फ्लैट मैदान है। चारों ओर ग्रीनरी से ढकी हुई ये जगह यहाँ के लोकल लोगों का एक पिकनिक स्पॉट है। छुट्टी के टाइम पर यहाँ पे आसपास के लोग टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। अभी मैं शिलोंग से चेरापूंजी जाने वाले रास्ते पर हूँ और रास्ते के अंदर ये जितने भी स्पॉट आ रहे हैं ये सारे चेरापूंजी जाने वाले रास्ते पर ही हैं। इनमें से कुछ जगह तो ऐसी हैं जो डायरेक्ट रास्ते पर है और कुछ जगह ऐसी हैं जो रास्ते से हट के 2-3 किलोमीटर साइड में जाने के बाद मिलती हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद चेरापूंजी 21 किलोमीटर का बोर्ड आ जाता है और यहीं पे अपना अगला स्पॉट है। इस रास्ते पर आपको हर 5 से 10 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई स्पॉट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक खूबसूरत सी वैली है और थोड़ा नीचे जाने के बाद में एक वाटरफॉल देखने को मिलता है। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और इस जगह पे दुकानें और होटल काफ़ी हैं और यहाँ पर मैगी बहुत अच्छी मिलती है तो हम भी टेस्ट कर लेते हैं। इवनिंग का चाय नाश्ता करने के बाद मैं आ जाता हूँ वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। मेन रोड से थोड़ा नीचे आने के बाद वैली का खूबसूरत व्यू मिलता है। यहाँ इस वैली के अंदर नीचे 300 सीढ़ियाँ जाके एक वाटरफॉल है। 300-200 सीढ़ी हम ऊपर से नीचे तक यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में टिकट लगता है और यहाँ से भी 300 सीढ़ियाँ और नीचे जाने के बाद में, मतलब नीचे से ऊपर तक टोटल 500 सीढ़ियाँ जाने के बाद में हमें वाटरफॉल देखने को मिलेगा। 500 सीढ़ियाँ नीचे आने के बाद में हमें ये वाटरफॉल देखने को मिला। काफ़ी ऊंचाई से पानी आ रहा है। पानी भी बिल्कुल साफ और सुंदर पानी आ रहा है। ये देख नीचे आके गंदा हो रहा है। बहुत ही अच्छा और सुंदर वाटरफॉल है और शानदार जगह है, घूमने वाली जगह। ये अनएक्सप्लोर्ड जो जगह आती है नॉन में, इनके लिए ट्रैक करके आना पड़ता है। अभी मेन रोड जो है वो यहाँ से ये मान लो कि कम से कम 200 मीटर नीचे आए हैं हम इसको देखने के लिए। यहाँ इस वाटरफॉल तक बहुत ही कम लोग आते हैं। एक तो यहाँ आने के लिए ट्रैक करना पड़ता है, ऊपर से ये जगह मैप पर नहीं है। यहाँ के लोकल लोगों से पता करके ही यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। यहाँ इस रास्ते पर हर थोड़ी देर के अंदर कोई ना कोई स्पॉट आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ समय यहाँ पर बिता के आप इनको देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इन खूबसूरत रास्तों और व्यू पॉइंट का आनंद लेते हुए हम आगे बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं। आगे का अपना जो भी सफ़र है वो बॉर्डर के साथ साथ ही होगा। चेरापूंजी बांग्लादेश बॉर्डर के पास में ही पड़ता है। बांग्लादेश बॉर्डर, ये जो सामने दिख रहा है ये पानी पानी है। ये बांग्लादेश का है, बांग्लादेश के अंदर है। वहाँ जो ये पहाड़ी है, ये वाली पहाड़ी, इस पहाड़ी के उस साइड में पानी है और वहीं से बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है। जो मान लो कि ये लास्ट विलेज है और इसके बाद में आगे बांग्लादेश आ जाता है। ये पूरी एक वैली है और यहाँ पे एक छोटा सा गांव है। इस गांव से आगे ये रोड निकलती है। ये गाड़ियाँ जा रही है, रोड निकल रही है, आगे जाके ये बांग्लादेश के बॉर्डर तक चली जाती है। और ये रहा बांग्लादेश। यहाँ से थोड़ा और आगे चलने के बाद हम अपने आज की लास्ट स्पॉट पर पहुँचने वाले हैं। तो आज की अपनी आखिरी जगह का नाम है गार्डन ऑफ केव्स। यहाँ पर एंटर होने के लिए 100 रुपये पर पर्सन का एंट्री टिकट लगता है। यहाँ देखने के लिए टोटल 12 स्पॉट बनाए हुए हैं, जिनमें कुछ एक नेचुरल है और कुछ एक बनाए गए हैं। तो अभी सबसे पहले जा रहे हैं पेलोंग साइम। इन सभी जगहों के जो भी नाम दिए गए हैं वो यहाँ की लोकल भाषा के अंदर दिए गए हैं। इसके अंदर कुछ एक स्पॉट हैं जो वाटरफॉल हैं और कुछ एक जो स्पॉट हैं वो केव हैं। यहाँ पर जो भी वाटरफॉल और केव हैं ये सब नेचुरली बने हैं। ऊपर पहाड़ों के अंदर से पानी आके इन पत्थरों का कटा हुआ है और उसके बाद में ये केव बनी है। बाद में इनको टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा रिडेवलपमेंट किया गया है। गुफाओं के अंदर कोई ना कोई गाइड मिल जाता है और पूरी गुफा के अंदर रोशनी की गई है। इनके अंदर आने के बाद थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है और थोड़ी थोड़ी अच्छी वाली वाइब भी आती हैं।
कुछ एक जगह ऐसी होती हैं जिनका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एकदम सुनसान गुफे वाली जगह है, कुछ नहीं है यहाँ पे आसपास, मैं सिर्फ मैं हूँ और अकेला। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद अगला स्पॉट आ जाता है जो एक वाटरफॉल है, और ये वाटरफॉल काफ़ी ऊंचाई से गिरता है। फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी और सुंदर जगह है, और यहाँ इस जगह पर नहाने का आनंद भी उठा सकते हैं। यहाँ पर 50 रुपये के अंदर लाइफ जैकेट मिल जाता है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद एक अलग ही तरीके का स्पॉट आ जाता है। इस जगह पर एक ऐसी आकृति बनी हुई है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब वो किस आकार में दिखता है, और ये जगह नेचुरली बनी हुई है। थोड़ा आगे चलने के बाद बैम्बो ब्रिज आ जाता है। बांस की लकड़ियों को रस्सी के सहारे बांधकर यहाँ के लोगों ने इसको तैयार किया है। यहाँ पर एक चट्टान के बिल्कुल बीच से पानी आ रहा है, और ये पानी इतना साफ है कि आप इसे पी भी सकते हैं। यहाँ के बाद इस जगह का लास्ट पॉइंट आ जाता है। यह चट्टान पर बना एक दिल के आकार का निशान है, जो गार्डन ऑफ केव के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, और ये पूरे गार्डन के बीचों बीच स्थित है। तो ये आज का अपना लास्ट पॉइंट था। यहाँ पर घूमते घूमते शाम हो जाती है। यहाँ पर जितनी भी जगह हैं ये लाइव आकर महसूस करने वाली जगह हैं। कैमरे के अंदर इनको इतना अच्छे से नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं खूबसूरत रास्तों का आनंद लेते हुए चेरापूंजी के लिए निकल जाता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नेचर व्यू। धन्यवाद।